नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने वहाँ किस तरह हुकूमत बनाई है और कांग्रेस ने कौन से इल्ज़ाम आयद किए थे। बहरहाल हरियाणा से जो खबर आ रही है उसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी के दौरान वहां पर पाकिस्तानी जासूसों की निशानदेही की गई, जिसमें से एक जासूस के बारे में आपको बता दें कि जो खबर आ रही है और पुलिस ने जो दावा किया है उसके मुताबिक हरियाणा की 33 साल जो यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा अलमारूफ ज्योति रानी को पाकिस्तान के लिए जासूस के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बहरहाल ज्योति रानी के बारे में कहा जाता है कि वो 2 मरतबा पाकिस्तान जा चुकी है और वहां न सिर्फ उसने अपने दोस्त से मुलाकात की बल्कि उसके दोस्त ने पाकिस्तान इनके जो इंटेलिजेंस ओहदेदार हैं उनसे मुलाकात करवाई और फिर उन्होंने हिंदुस्तानी फौज के बारे में तफसीलात शेयर की। इस तरह का इतराफ़ ज्योति रानी ने किया है, पुलिस ने यह दावा किया है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इस खातून यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये भी दावा है, हरियाणा पुलिस का दावा है कि इस यूट्यूबर ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक ओहदेदार हैं जिनका नाम बताया गया एहसानुर रहीम अलमारूफ दानिश के राब्ते में आई और फिर पता नहीं उसके इश्क में गिरफ्तार हुई या फिर उसने इसे इश्क में गिरफ्तार कर लिया या हनी ट्रैप का ये मामला है, पता नहीं। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि 2 मरतबा पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा के लिए दरख्वास्त भी दे चुकी है, पाकिस्तान जा चुकी है और उसने दौरे में यानी जो दानिश है ना सिर्फ उससे मुलाकात की, उसके साथ रही, बल्कि अली अहवान से इसके साथी ने मुलाकात करवाई। और अली अहवान के बारे में कहा जाता है कि अली अहवान ने शाकिर और राना जैसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ओहदेदारों से इस ज्योति रानी की मुलाकात करवाई गई है। तो बहरहाल व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है और टेलीग्राम के जरिए उनका राब्ता बरकरार रहा और ये खातून यूट्यूबर उन्हें हिंदुस्तानी फौज के बारे में खुफिया मालूमात फराहम करती रही। तो बहरहाल ये खबर आई है, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ तक जासूसों का सवाल है, गद्दारों का सवाल है, उसमें कोई मुसलमान दिखाई नहीं देगा। उसके बावजूद भी आप अंदाज़ा कीजिए कि उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों में किस तरह कसीर तादाद में मसाजिद को और मदारिस को, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो घर हैं, मकानात हैं मुसलमानों के, उसको निशाना बनाया जा रहा है, मज़ारात को निशाना बनाया जा रहा और बहाना ये बनाया जा रहा है कि ये गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं। तो क्या दूसरे मजहब के जो मजहबी ढांचे हैं उन्हें भी इस तरह गिराया जा रहा है या फिर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? ये एक अहम सवाल है और जिसका जवाब देंगे सज्जाद साहब। सज्जाद साहब, हमने जैसा कि हरियाणा की 33 साल यूट्यूबर के बारे में बताया है, तो हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसा लगता है कि गद्दार हैं और उसमें मुसलमान दिखाई नहीं देंगे। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन इस तरह के जो है केसेस और भी बहुत सारे केसेस आए हैं। पंजाब से भी जो है 2 केसेस दर्ज किए गए थे एक ऐसे वक्त में जबकि जो है हिंदो पाक के माबिन कशीदगी अपने इंतहा पे पहुंच गई थी जी। जब 2 जो है पंजाब से 2 जो है नौजवानों को पकड़ा गया था, उनके बारे में भी यही कहा गया कि वो मुसलमान नहीं थे और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। तो बहरहाल जो है यकीनन देखिए, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबिन जंग हुई तो हुब्बुल वतनी का जो सबसे ज़्यादा जो है मुजाहरा देखने में आया या हकीकी मानों में जो है हुब्बुल वतनी की जो शिद्दत होती है उससे सरशार कोई नज़र आया तो वो मुसलमान नज़र आए। तो मुसलमान हमेशा से तारीख़ उठा के देख लीजिए आप, चाहे वो सदियों पुरानी तारीख़ देख लीजिए कि मुल्क की सरज़मीन से मोहब्बत जो है मुसलमानों का वतीरा रहा है। बहुत ज़माना पहले भी कहा गया था कि हम मरते हैं तो इसी मिट्टी में मिल जाते हैं, हम कहीं और जाते नहीं हैं। तो बहरहाल जो है इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मुसलमानों ने ज़्यादा जो है हुब्बुल वतनी की जो है ज़्यादा मिसालें मुसलमानों में मिलती हैं।
تو یہ ایک یوٹیوبر کا معاملہ ہے. دیکھیے ریاض صاحب، بار بار کہا گیا ہے کہ جب جنگ ہوئی اس سے پہلے بھی جو ہے گائیڈ لائن جاری کی گئی تھی حکومت کی جانب سے. جی جی. اور واٹس ایپ اور چٹ چیٹ اور جو ہے انسٹاگرام اور دیگر جو سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم تھے وہاں پہ ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا. اور لوگوں سے بھی کہا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کا کمنٹ کرنے میں احتیاط سے جو ہے کام لیں، اور کوئی ایسا کمنٹ آپ کو نہیں کرنا ہے جس سے کہ ملک کے ساتھ جو ہے غداری یا پھر ملک کے ساتھ جو ہے ہتک والا جو ہے معاملہ محسوس ہو، لوگوں کو محسوس ہو کہ آپ نے جو ہے اس ملک کے ساتھ جو ہے غداری کی ہے، یا پھر اس ملک کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک ایسا معاملہ کیا ہے جس سے کہ ہمیں جو ہے حب الوطنی، آپ کی حب الوطنی پہ جو ہے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوں. تو بہرحال جو ہے یہ جو معاملہ سامنے آیا، دیکھیے یہ معاملہ جو ابھی آپ نے جو تذکرہ کیا ہے رانی کا، جو آپ نے تذکرہ کیا ہے جیوتی رانی کا، جی جیوتی رانی کا، تو اس معاملے کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہائی کمشنر سے ملاقات کرنا، پاکستان جانا، پاکستان میں انٹیلیجنس عہدیداروں سے ملاقات کرنا، جی جی آرمی کے افسروں سے ملاقات کرنا، اور پھر وہاں پہ 2 وقت پاکستان کا وزٹ کرنا، پاکستانی ویزا کے لیے اپلائی کرنا، یہ ساری چیزیں ہم جو دیکھ رہے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. ایسے ہی جو دیکھیے ہائی کمشنر سے رابطے میں آنا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہائی کمشنر سے بھی یہ خاتون رابطے میں آئی تھی، پاکستانی ہائی کمشنر سے ہندوستانی سفارت خانے میں کام کرنے والے پاکستانی ہائی کمشنر سے بھی جو ہے ایک خاتون رابطے میں آئی تھیں. تو یقیناً دیکھیے جب سوالات تو اٹھیں گے ہی، اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جنگ بندی کے بعد جو ہے پاکستانی سفارت خانے سے ایک اعلیٰ عہدیدار کو، سفارتکار کو جو ہے بے دخل کر دیا گیا تھا. محض اس لیے بے دخل کر دیا گیا تھا کہ اس سفارتکار نے جو ہے اپنی سفارتکاری سے ہٹ کے کچھ جو ہے غیر معمولی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا تھا صرف سفارتکار. اور اس کی جو ہے حکومت نے بھی کہا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جاسوسی کے جو ہے جاسوسی میں سرگرم ہے، اور وہ یہاں سے انفارمیشن پاکستان کو دے رہا ہے. جی جی. تو بہرحال ہر سفارت خانے میں اس طرح کی جو ہے کچھ سرگرمیاں دیکھنے میں آتی ہیں، اور ہوتا بھی ہے، ایسا ہوتا رہا ہے. تو اس سفارتکار کو راتوں رات جو ہے ملک بدل کر دیا گیا تھا، جس کے جواب میں پاکستانی حکومت نے بھی ایک انڈین سفارتکار کو اسلام آباد میں ہندوستانی سفارت خانے سے بے دخل کیا تھا انتقامی کارروائی کے طور پہ. تو جیسا کہ ریاض صاحب آپ نے کہا ہے کہ یقیناً جو ہے ایک تو حب الوطنی پہ کوئی شبہ نہیں ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جاتا، لیکن ساتھ ہی نوجوانوں کو خاص طور پہ جو ہے آج کل دیکھیے موبائل جو ہے بڑوں سے زیادہ نوجوان، خاص طور پہ ایسے نوجوان جو 7ویں 8ویں کلاس میں ہیں، جو 9 کلاس میں ہیں، جو 10 کلاس میں ہیں، جو مطلب ہے کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا انڈیا، کیا پاکستان، کیا حالات، کس طرح کی حالات کی نوعیت کیا ہے، سیاست کیا ہے، اس کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. وہ لوگ بھی جوش میں آ کے کچھ نہ کچھ جو ہے کمنٹ کر دیتے ہیں. تو ان نوجوانوں کے حوالے سے بھی جو ہے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان نوجوانوں کو بھی یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو جو ہے کیا صحیح ہے آپ کے لیے، کیا غلط ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے آپ نے جو ہے سنا کہ ایک نوجوان لڑکی جو ہے، مسلمان لڑکی تھی، جی جی، جنوبی ہند سے جو ہے ایک خبر آئی تھی کہ اس نے جو ہے پاکستان زندہ آباد کا کچھ جو ہے کمنٹ کر دیا تھا. تو پھر اس کو حراست میں لے لیا تھا پولیس کی جانب سے، اور ڈیفیمیشن کا جو ہے کہ مطلب ہے کہ ملک سے غداری کا کیس درج کیا گیا تھا. تو اس سلسلے میں بھی جو ہے اس ملک کے ہم وطنوں کو، برادران وطن کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں، اور جو ہے کسی بھی قسم کے جو ہے کمنٹ کرنے میں لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، اور کمنٹس ایسے نہ ہوں جس سے کہ جو ہے قانون کے دائرے سے آپ کے باہر نکلنے کا جو ہے شبہ پیدا ہوتا ہو. تو یہ جو ہے معاملات ہیں. اب دیکھیے جو ہے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے کہ جو ہے یہ جو معاملہ ہے یہ کیا شکل اختیار کرتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی.
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक उस ज्योति रानी का सवाल है, उसे 5 दिन के लिए पुलिस तहवील में दे दिया गया है। अब देखना यह है कि वो और क्या क्या इंकशाफात करती है। वैसे भी आप देखेंगे कि जिस अंदाज में मुखालिफिन को भी फंसाया जा रहा है, हो सकता है कि उसके नुक़्ते नज़र से भी इस वाक़े को देखना ज़रूरी है। वैसे भी नाज़रीन, चलिए हम आपके लिए चलते हैं पार्लियामेंट के जो अरकान हैं, ख़ासतौर पर कांग्रेस के हों या फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर DMK की कनीमूज़ी हो या फिर आप NCP शरद पवार की सुप्रिया सोले हो या मनोज झा आज़ाद हो, तमाम को हुकूमत ने कुल जमाती जो डेलीगेशंस 7 डेलीगेशंस रवाना किए जा रहे हैं दुनिया भर में, ताकि ये डेलीगेशन जो अरकान पार्लियामेंट के हैं वो अपने जो हमारे पार्टनर ममालिक हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं हिंदुस्तान के, उनको ये समझा सकें कि पाकिस्तान किस तरह की दहशतगर्दी कर रहा है, किस तरह के नाजेबा हरकतें करते हुए इलाक़े में अमन व अमान को नुकसान पहुंचा रहा है, दुनिया के अमन को नुकसान पहुंचा रहा है और नई मुसीबतें खड़ी कर रहा है, और पाकिस्तान किस तरह दहशतगर्दों की आमाजगाह बना हुआ है और किस तरह वो हिंदुस्तान में तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रहा है और दहशतगर्दी के कार्रवाइयों के ज़रिए बेखसूर इंसानों का कत्ल कर रहा है। तो बहरहाल इस डेलीगेशन में आपको बता दूं कि जो क़यादत करने वाले इसमें शशि थरूर भी हैं और साथ साथ असदुद्दीन अवैसी भी है। वैसे भी आजकल आप देखेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कशीदगी के वाक़यात पेश आए हैं, यानी 22 अप्रैल के बाद से पहलगाम दहशतगर्दाना वाक़े में जो 26 बेकसूर इंसानों को कत्ल किया गया दहशतगर्दाना वाक़े में, उसके बाद असदुद्दीन अवैसी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने में और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम करने का मुतालबा करने वालों में सर फ़हरिस्त हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हुब्बुल वतनी का उन्होंने बेहतरीन सबूत दिया है और अच्छा ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ये हर हिंदुस्तानी के जो जिस्म है उसमें खून जो दौड़ता है वो हुब्बुल वतनी का खून दौड़ता है और हर हिंदुस्तानी अपने मुल्क पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहता है, ख़ासतौर पर मुसलमान। तो बहरहाल असदुद्दीन अवैसी ने बहुत अच्छी बात कही है और असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान के बारे में जो ख्याल ज़ाहिर किए हैं उससे सारे हिंदुस्तानी इत्तेफाक भी करते हैं। और अब वो तो गोदी मीडिया के भी ब्लू आइड बॉय यानी मंजूर नज़र बने हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी नाज़रीन, 26 बेकसूर इंसानों का कत्ल होता है तो कौन हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेगा? और अंदाज़ा कीजिए कि 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद होते हैं तो कौन मुसलमान, कौन इंसान बर्दाश्त करेगा? ये भी एक सवाल है। असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में फ़लस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया। ठीक है, दिखावे के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हैदराबाद में हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है और एयरपोर्ट के करीब इसराइल, वहाँ पर जो एक फैक्ट्री है इसराइल और हिंदुस्तानी कंपनी के इश्तराक व ताउन से चल रही है और वहाँ फ़लस्तीनियों के खिलाफ ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, हथियार बनाए जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि अब तक 70,000 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया है और फ़लस्तीनियों के खिलाफ वो ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन असदुद्दीन अवैसी को अभी तक फुर्सत नहीं मिली है कि वहाँ पर जाकर एहतजाज करें और ये मुतालबा करें, ये हड़ताल कर दें कि हम तुम्हें ऐसे हथियार यहाँ पर बनाने नहीं देंगे जो इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और इसराइलियों को वो हथियार या ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कम से कम इस कदर जज्बे ईमानी का मुजाहरा असदुद्दीन अवैसी को करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने हुब्बुल वतनी के जज्बे का मुजाहरा किया है, हम उसे सलाम करते हैं, लेकिन फ़लस्तीन के मसले पर इस तरह खामोशी, मैं समझता हूं कि यह खामोशी मुजरिमाना खामोशी है। असदुद्दीन अवैसी को चाहिए कि जो बाबा शरफुद्दीन या हैदराबाद के इलाके में इसराइल के लिए हथियार तैयार किए जा रहे हैं, ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं, उसको बंद करवाए, तब कहीं जाकर आपका जज्बे ईमानी को लोग तस्लीम करेंगे। वरना जज्बे हुब्बुल वतनी बेहतरीन है आपका, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि फ़लस्तीन जिंदाबाद का खाली नारे लगाकर आप ये समझ लेंगे कि हमने बहुत बड़ा काम किया। ये कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम तो वो उस वक्त होगा जब आप इसराइल को भेजने आने वाले हथियारों को रोकने का मुतालबा करेंगे और रुकवाएंगे। ये बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है। जिस तरह के हालात हैं रियाज साहब, खून के आंसू रोने को जो है दिल करता है। जी जी, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। बड़ा अफसोस होता है कि दुनिया फ़लस्तीन को लेकर आंखें क्यों बंद करके बैठी हुई है। जी, फ़लस्तीन में हम गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ये खबरें आ रही हैं कि फिर से वहाँ पे बमबारी शुरू कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ 130 लोग शहीद हुए थे, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद थी। गुज़िश्ता रोज़ साफ तौर पे कहा गया था कि फ़लस्तीन में अब
इंसानियत सोचने की इंतहा हो चुकी है। लोगों ने कहा कि वहाँ दवा है, ना खाना है, ना पानी है। बच्चे जो है अब तक जितने जो है इस जंग में मुतासिर हुए हैं बच्चे, उनके नाबीना होने के खदशात जो है बढ़ गए हैं। और इलाज वहाँ पे नहीं होने से बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे मर्दों के जो है बहुत ही पेचीदा खौफनाक बीमारियों में मुब्तला होने की खबरें आ रही हैं। देखिए, एक जानिब तो आपने ऐसे ऐसे जहरीले बम फेंके हैं वहाँ पे, जिससे कि जो है किसी के हाथ, किसी के पाँव, किसी का जिस्म मफलूज हो गया है, किसी के हाथ उड़ गए, किसी के पैर उड़ गए, किसी का जो है जिस्म का कोई और हिस्सा मफलूज हो गया, किसी की आंखें चली गई, कोई अंधा हो गया। इस तरह से आपने जो है बदला लिया है। बदला लेने की ये जो सियासत की गई है वहाँ पे कि जहरीले बम गिराए गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ बम ही नहीं गिरा रहा है इजराइल, जहरीले बम गिरा रहा है। और बिल्कुल बायोलॉजिकल वार बिल्कुल वो चाहता है कि जो है जो फ़लस्तीनी या तो पूरे के पूरे मर जाएं, या जो ज़िंदा हैं वो ऐसी उनकी ज़िंदगी रहे जो मौत से बदतर हो। इसी प्लान को लेकर वो गज़ा में जो है मुसलसल बमबारी कर रहा है। गज़ा पट्टी को पूरी तरीके से कब्रिस्तान में बदलने का उन्होंने मंसूबा बना लिया है। लेकिन बहुत अफसोस होता है कि इतनी भयानक बमबारी के बावजूद दुनिया खामोश है, और जो है हमारे लीडरान जो है इस सिलसिले में ज़बान खोलने की हिम्मत तक कर नहीं पाते हैं, ज़रूरत कर नहीं पाते हैं। यकीनन देखिए, असद अवैसी के बारे में भी आपने अहम बात कही है कि आपको याद होगा जब पार्लियामेंट में जो है असदुद्दीन अवैसी, अभी जो नई पार्लियामेंट जो खुली है, अभी हालिया दिनों में इलेक्शन हुए, दिसंबर जनवरी में इलेक्शन हुए, और एक साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन हुए और असद अवैसी ने मई के महीने में, गालिबन मई की जो है इसी मई का महीना था जब असदुद्दीन अवैसी ने वहाँ पे जो है पार्लियामेंट में एक नए रुकने पार्लियामान की हैसियत से फिर से जो है हलफ लिया था। इलेक्शन लड़ने के बाद वो आए थे दोबारा से, तो वहाँ उन्होंने फ़लस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया था। यकीनन ये जो है हुब्बुल वतनी के साथ साथ जो है वो जज्बा इंसानियत की भी जो है मिसाल है, जो आपने पेश की कि जो है फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहा था, उसी के पस मंज़र में आपने फ़लस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया। लेकिन जब आप जिस शहर के जो है एमपी हैं, उसी शहर से इजराइल के लिए मिसाइल जाते हैं, इजराइल के लिए हथियार जाते हैं, इजराइल के लिए सामान्य हरब जाता है, इजराइल के लिए बम जाते हैं, इजराइल के लिए ड्रोन जाते हैं, बहरहाल जो कुछ भी यहाँ से जो है जा रहा है इजराइल के लिए, और इजराइल उन चीज़ों को जो है फ़लस्तीनियों पे इस्तेमाल कर रहा है, तो यकीनन ये काबिल मज़म्मत है। और आपको सबसे पहले, क्योंकि आप हैदराबाद के नुमाइंदा हैं, तो आपको सबसे पहले इस मसले पे आवाज़ उठानी चाहिए। हमेशा जो है इस मसले पे आवाज़ उठाने के लिए आपको पेश रहना चाहिए कि मासूम बच्चों को क्यों कत्ल किया जा रहा है, बेबस और बेलाचार ख़वातीन का कसूर क्या है, उन लोगों का कसूर क्या है जो जो है निहत्ते हैं वहाँ पे, जिनके पास खाने तक को खाना नहीं है, जो घास खाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ तक कहा गया है रियाज साहब कि वहाँ उन इलाकों में अब चूहे तक नहीं बचे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस नौइयत की जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो गए हैं वहाँ के लोग, कि किस तरह से जो है वो अपनी भूख मिटा रहे हैं। कहा जाता है कि सूखी घास को जो है ज़मीन से कुरेद के उसको जो है उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क के खाने की कोशिश की जाती है। ये जो खबरें हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, और ये जो वीडियोस आ रही हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से हमारे पास, जो हम देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर इस पे अगर जो है आवाज़ नहीं उठाई जाती है तो इससे बड़ा आलमिया क्या हो सकता है, चाहे वह असद अवैसी हों या चाहे वह अरब हुक्मरान हों। आज हम देख रहे हैं कि आपने भी देखा रियाज साहब कि ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं, वो सऊदी अरब जाते हैं तो उनका किस तरह से इस्तकबाल होता है, वो क़तर जाते हैं तो किस तरह का वालिहाना इस्तकबाल उनका किया जाता है, वो यूएई जाते हैं तो सारी कौम शर्मिंदा हो जाती है जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है। तो ये इस्तकबाल भी हो रहे हैं, उनको सोने की नोटों की उन पर बरसात भी की जा रही है, हज़ारों अरब डॉलर सरमाए के नाम पे उनको दिए भी जा रहे हैं। लेकिन किसी में जुर्रत नहीं कि वो पूछे कि हमने आपको, आपके मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए सरमाए के नाम पे
हज़ारहा अरब डॉलर का जो है मदद की है, तो इसके बदले में क्या आप एक फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं कर सकते? क्या फ़लस्तीन के बच्चों को आप रोटी नहीं दे सकते? क्या फ़लस्तीन के बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं कर सकते? क्या फ़लस्तीन को एक पुरअमन रियासत नहीं बना सकते? आपने रातों रात जो है ये ऐलान कर दिया कि मैंने जो है ब्रोकरी करके इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा दी। यकीनन जो है जंग रुकवाना एक अच्छा काम है। क्या फ़लस्तीन में होने वाली बमबारी, ये गरीब जो है मासूम लोगों पे, निहत्थे लोगों पे होने वाली बमबारी को नहीं रुकवा सकते आप? इज़राइल मुसलसल जो है हमले कर रहा है, मुसलसल सफ़ाकी कर रहा है, मुसलसल जारहियत कर रहा है, मुसलसल क़बासत की जो है बदतरीन मिसालें पेश कर रहा है। क्या उसको रोकने के लिए आप एक लफ्ज़ अपनी ज़बान से नहीं निकाल सकते? आपने तो वहाँ खड़े होकर डंके की चोट पे कह दिया कि मैंने जो है ब्रोकरी की, इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। आपने डंके की चोट पे कह दिया कि मैंने उनको ट्रेड रुकवाने की धमकी दी। आपने डंके की चोट पे जो है कुछ भी कह दिया, यूक्रेन की जंग मैं रुकवाने जा रहा हूँ आप कह रहे हैं। सभी आप कहते हैं, लेकिन आपको तौफीक नहीं होती कि आप फ़लस्तीन का जिक्र करें, आप फ़लस्तीन में मरने वाले मासूम बच्चों का जिक्र करें। और हमारे जो कायद हैं उनको भी इस बात की आज तक तौफीक नहीं हो रही है कि वह इन बच्चों की जो है, उन मासूमों पे जो है जो जुल्म और सितम हो रहा है, जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उस पर जो है आप एतराज़ करें, उस पर एहतजाज करें, उस पर जो है अपनी बात रखें। तो यकीनन ये जो है एक बहुत तशवीशनाक बात है, बहुत ही अलमनाक बात है, सारे कौम के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक फ़लस्तीन का सवाल है, ताज़ा तरीन हमले में इसराइल की दरिंदगी में इसराइल के जुल्म और जबर की बदतरीन मिसाल इसराइल ने कायम की है। और उसके ताज़ा हमलों में 254 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें ख़वातीन हैं। और आपको ये बता दूँ कि पिछले 90 दिन से फ़लस्तीन में अनाज का एक दाना भी नहीं गया है। यानी इसराइल की जो नागाबंदी है और इसराइल ने जिस अंदाज़ में वहाँ की रसद रोक कर रखी है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बच्चे, फ़लस्तीनी बच्चों को, जैसा कि सज्जाद साहब ने भी कहा कि घास खाने पर मजबूर हैं, ना उन्हें रोटी मिल रही है, ना उन्हें पानी मिल रहा है। और हम है कि अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश है, मस्त है, अपने माँ बाप के साथ बहुत मस्त हैं। अरे उन फ़लस्तीनी यतीमों का देखो जिनके ना माँ है ना जिनके बाप है, और हम बड़ी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम कम अज़ कम उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या हमारा ये फरीज़ा नहीं बनता है कि हमारे शहर हैदराबाद में वो हथियार तैयार हो रहे हैं जो इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और हम उसे रोक नहीं पाते? कितनी शर्म की बात है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जो यतीम हो रहे हैं फ़लस्तीनी बच्चों, ऐसे दर्दनाक मनाजिर आ रहे हैं। मासूम फ़लस्तीनी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमें अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मुसलमानों, ए आलम इस्लाम, ए आलम अरब, हमें तो हमारा रब काफ़ी है। तो ये होती है फिर शहादत की तमन्ना, ये होती है बहादुरी, ये होता है जज्ब जिहाद, ये होता है जज्ब शहादत, और ये होता है जज्ब ईमानी। और ये बच्चों का, जो फ़लस्तीनी बच्चे हैं, उनका जो जज्ब ईमानी है, हमारे लीडरों में, हमारे उलमा में, हमारे मुशाइखीन में, हमारे हुक्मरानों में रत्ती बराबर भी ईमान आ जाए, तो मैं समझता हूं कि ये ज़रूर उठेंगे और कहेंगे फ़लस्तीन के दुश्मन यानी इसराइल से, उसकी दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वालों से कि अब बहुत हो चुका है, तुमने बहुत कत्ल कर लिया है, अब तुम समझ जाओ वरना तुम्हारे हालात बहुत ख़राब होंगे। अब अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका जिस तरह की सरपरस्ती कर रहा है इसराइल की, उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ रहा है, कभी आफात समाई की शक्ल में, तो कभी जंगलाती आग की शक्ल में, तो कभी सैलाब की शक्ल में। और आपने देखा कि अल्लाह ताला जब किसी को सज़ा देता है तो फिर वो सज़ा ज़रूर पाता है, और अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, गैब की लाठी होती है। और ये जो लोग जिम्मेदार बनते हैं मिल्लत के, उन्हें भी ये सोच लेना चाहिए कि एक लाठी आएगी फिर वो आवाज़ नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ने आज उन्हें मौका दिया है ज़बान खोलने का, आज अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया है आवाज़ उठाने का, आज अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया है लिखने और पढ़ने का और जुल्म के खिलाफ बोलने का। तो उनको चाहिए कि आवाज़ उठाएं और अल्लाह के दरबार में तौबा करें कि हमने गफलत की है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की जो खबरें हैं, आपको ये बताने का मकसद ये है कि फ़लस्तीन तबाह हो रहा है, ख़वातीन बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनकी नस्ल कशी की जा रही है। और अब तो अमेरिका ने गजा से 10 लाख फ़लस्तीनियों को निकाल कर लिबिया में बसाने का फैसला किया है। आप कौन होते हैं जो फ़लस्तीनियों को उनके अपने मुल्क से निकालेंगे और लिबिया में बसाएंगे? और इसके बदले ट्रंप इंतजामिया ये चाहता है कि जो लिबिया के फ्रीज्ड अकाउंट से मुंजमद अरबों डॉलर से वो उन्हें दे देंगे। तो अब अंदाजा कीजिए कि अब मुसलमानों का ईमान डॉलर्स में बिकने लगेगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, एक बहुत ही जो है
دردناک خبر ہے یہ. دیکھیے خبر تو دردناک ہے ہی، لیکن جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کی جو ہے اگر ہم ان سازشوں کو دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یقیناً دیکھیے فلسطین یا پھر مسجد اقصیٰ آج آزاد نہیں ہے، لیکن وہ مستقبل میں آزاد ہوگی. پیشین گوئیاں ہیں کہ مسجد اقصیٰ پہ جو ہے جنگیں ہوں گی، مسجد اقصیٰ کی جو ہے آزادی کے لیے پیشین گوئیاں ہیں کہ جو ہے وہاں پہ پھر مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، کانا دجال کا بھی جو ہے دور ہوگا، یاجوج ماجوج کا بھی دور ہوگا. تو ہم کون سے دور سے گزر رہے ہیں یہ ہم تو نہیں جانتے، یہ اللہ بہتر جانتا بے ہے. شک بے شک. لیکن فتح یاب تو ہوگی یہ قوم، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن اب جس طرح کے حالات آ رہے ہیں، جس طریقے سے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، جس طریقے سے جو ہے ایک حصے کو، ایک جو ہے ملک کو جو ہے زمین سے صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف بھی جو ہے پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے. اگر جو ہے ملت اسلامیہ اس مسئلے پہ خاموش تماشائی بنی رہتی ہے تو پھر یہ بہت ہی جو ہے المناک صورتحال ہو سکتی ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ خود اتر پردیش کی جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر تقریباً 424 عمارتوں کو، جس میں مساجد شامل ہیں، جس میں مدارس شامل ہیں، جس میں مزارات ہیں اولیاء اللہ کے، انہیں ڈھا دیا گیا ہے، انہیں شہید کر دیا گیا ہے، اور بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. تو کون ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ ہمارے مسلم ارکان پارلیمنٹ کے منہ ایسا لگتا ہے کہ تالا پڑ گیا ہے، اسی طرح جس طرح ہمارے وزیر اعظم کے منہ پر تالا پڑا تھا منی پور میں تشدد کے دوران. بالکل. دیکھیے منی پور میں جب تشدد ہوا، خون ریزی ہوئی، خون آشامی ہوئی، تو 1 سال تک وزیر اعظم مودی نے ایک لفظ بھی جو ہے بولنے کی ہمت نہیں کی، جسارت نہیں کی. اور آج ہماری جو ہے ارکان پارلیمان ہیں، چاہے وہ یو پی سے آتے ہوں، چاہے مختلف علاقوں سے آتے ہوں، ان کی بھی کیا ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پہ جو ہے مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، قبرستانوں کو، جو ہے مزاروں کو کس طریقے سے جو ہے گھیرے میں لیا جا رہا ہے، اور کیا کس سازش کے تحت مدرسوں کو گرایا جا رہا ہے. اور دیکھیے محض ایک جو ہے انتظامیہ کی طرف سے ایک مکتوب آ جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور بلڈوزر آ جاتا ہے، اور جو ہے برسوں پرانے مدرسے، برسوں پرانی مسجدیں، برسوں پرانی خانقاہیں، برسوں پرانی درگاہیں 1 منٹ میں ڈھائی جا رہی ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. 400 جو ہے اسلامی مراکز، مدارس، خانقاہوں، مدرسوں، قبرستانوں کی جو ہے شہادت کی خبریں آئی ہیں اب تک، اور افسوس کا مقام ہے کہ جو ہے کسی کو جو ہے اس معاملے پہ آواز بلند کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے حمیت کو، اپنے جذبے ایمانی کو حکمرانوں کے ہاں گروی رکھ دیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. میرا ناظرین اس سوال کا جواب تو آپ دیں گے، اور اسی سوال کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.